अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने नर्व इम्पल्स पे दिया, जिसमें मैंने आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के मुतालिक भी बताया थोड़ा बहुत, और नर्व इम्पल्स के मुतालिक भी बात की। और मैंने ये भी बात की कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन जो है वो अपनी नर्व इम्पल्स को किस तरह जो है वह अपने कम्युनिकेशन को, न्यूरॉनल जो मैसेज है उसको वो कैसे कन्वे करता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ, उसके एक्सॉन की तरफ, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ, या फिर वो ब्लड स्ट्रीम में, या फिर वो न्यूरॉन जो है वो पैगाम लेके आता है मसल्स के पास, और मसल्स जो हैं उस न्यूरॉनल जो मैसेज है, जो नर्व है उसकी तरफ से आ रही, न्यूरॉन की तरफ से आ रही, उस नर्व कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्साइटेशन शो करते हैं। और वो जो मैसेज आ रहा है, वो जो मैसेज आ रहा होता है न्यूरॉन की तरफ से, उस मैसेज के रिस्पॉन्स में, उस मैसेज के रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं, एक्साइटेशन शो करते हैं, और नतीजतन जो है वो मसल वर्क करता है, स्केलेटल मसल वर्क करता है, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड करता है। अब वो मकाम जो न्यूरॉन का एंड था, न्यूरॉन का एंड पॉइंट था, एक्सॉन का एंड पॉइंट था, उससे और अगला न्यूरॉन है अगर, या रिसीव करने वाला उस नर्व को जो एक न्यूरॉन से रिलीज हो रही है, एक न्यूरॉन से जो रिलीज हो रही है नर्व, उसको रिसीव करने वाला मसल है, कोई मसल फाइबर है, या फिर कोई न्यूरॉन है, जो भी है, उन दोनों के दरमियान एक गैप पाया जाता है चंद नैनोमीटर्स का। वो गैप जो पाया जाता है, चंद नैनोमीटर का पाया जाता है, एक न्यूरॉन के एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्ट में, या फिर एक न्यूरॉन की एंडिंग, और अगर वो पैगाम भेजा जा रहा है स्केलेटल मसल को, ताकि स्केलेटल मसल उस पैगाम को रिस्पॉन्ड करे और उस पैगाम के सामने अपना जो है वो मसल्स की मूवमेंट शो करवा सके, वो मोशन कर सके, वो मसल रिस्पॉन्ड करे। तो उन दोनों के दरमियान में एक गैप है, एक स्पेस है, जिसे साइनेप्सिस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। वो स्पेस जो पिछले न्यूरॉन के एंड और अगले मसल्स के स्टार्ट के दरमियान में जो गैप पाया जाता है, वो गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में भरमार पड़ी होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। किसकी पड़ी होती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स की भरमार पड़ी होती है,
वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो केमिकल्स जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व है। अब हमने ये देखना है कि किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पिछले एक्सॉन की एंडिंग से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। उनके रिलीज होने की वजह क्या है और वो रिलीज होने के बाद अगली मेम्ब्रेन जो है, मसल की जो मेम्ब्रेन है, उस पे अफेक्ट किस तरह करते हैं, कौन से रिसेप्टर्स हैं जो उनको रिसेप्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को मजीद प्रोसीड करूं, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पिछले न्यूरॉन की एंडिंग, पिछले न्यूरॉन का एक्सॉन, पिछले न्यूरॉन जहां पे उसका एक्सॉन एंड हो रहा है, उस रीजन को एंड प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड प्लेट कहा जाता है उस एक्सॉन के हवाला से, उस एक्सॉन की मुनासबत से, वो जो एक्सॉन प्रीवियसली पढ़ा है उसकी मुनासबत से उसकी एंडिंग मेम्ब्रेन जहां पे एंड हो रहा है, जहां पे वो मेम्ब्रेन एंड हो रही है, उसको हम एंड प्लेट कहते हैं। लेकिन चूंकि उसके एंड होने के बाद और अगले मसल की शुरू होने, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स और मसल एक्साइटेशन है, हम मसल्स के रिलेटेड और न्यूरोट्रांसमीटर्स के मुताबिक बात करने वाले हैं। तो उस मसल्स के दरमियान में जो वो स्पेस है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। तो वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो पाया जाता है, वो स्पेस जो है न्यूरॉन की एंडिंग के दरमियान और मसल मेम्ब्रेन की स्टार्ट के दरमियान, वो लगभग 20 to 30 नैनोमीटर की है। कितनी है वो? 20 to 30 नैनोमीटर की है वो स्पेस। चूंकि वो स्पेस 20 to 30 नैनोमीटर की है और उस स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, इसी वजह से जहां से सिनेप्सिस स्टार्ट होती है, जहां से सिनेप्सिस स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट से पहले वाली मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से पहचानी जाती है। किसके नाम से पहचानी जाती है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से पहचानी जाती है। और वो मेम्ब्रेन जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में आती है, मैं ये नहीं कह रहा जो पहले आती है वो किसकी है, जो बाद में आती है वो किसकी है, मैं ये कह रहा हूं कि साइनेप्सिस से जो पहले मेम्ब्रेन आती है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में मेम्ब्रेन आती है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पिछले न्यूरॉन की है, एक्सॉन की है उसकी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उस मसल फाइबर की है जिसमें ये नर्व जो न्यूरॉन के थ्रू आ रही है, उस मसल में एक्साइटेशन शो करना चाहता है, उसमें अपना पैगाम ट्रेवल करना चाहता है, तो उसमें अपना पैगाम ट्रांसमिट करना चाहता है, ताकि उस मसल में, उस स्केलेटल
मसल में वो पैगाम जाए और जाने के बाद वो मसल जो है उसके नर्व जो आ रही है उसके रिस्पॉन्ड करे उसको, और उसको रिस्पॉन्ड करने की वजह से उस मसल में मूवमेंट हो। वो मसल जो क्या है अपनी एक्साइटेशन शो करें और रिस्पॉन्स करें उस नर्व कम्युनिकेशन को जो कि आ रही है न्यूरॉन के थ्रू आ रही है। तो क्या है, न्यूरॉन के थ्रू आ रही है। अब यहां पे एक ये है कि ये पैगाम ट्रेवल कैसे होता है थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये पैगाम कैसे ट्रेवल होता है, पैगाम सिनेप्सिस के थ्रू मसल्स तक आता कैसे है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है। इससे पहले यहां पे कुछ केमिकल्स बनते हैं, उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर आप जानते हैं वो केमिकल्स हैं जो नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करवाने के जिम्मेदार है। जो नर्व इंपल्स को क्या, उस पैगाम को, उस मैसेज को जो कि न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, वो जहां से भी आया है, वो जिस हिस्से से भी आया है, वो जो न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है पैगाम मसल तक जा रहा है, उसको थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो पैगाम ट्रांसमिट करवाया जा रहा है। और उस पैगाम को जो है वो ट्रांसफर जो हो रहा है, वो नर्व जो ट्रांसफर हो रही है उसको ट्रांसफर करवाने का जिम्मेदार वो केमिकल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। वो जो भी हो, चाहे एसिटाइलकोलिन हो चाहे एपिनेफ्रिन, जो भी हो, वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, सिर्फ काम वो जो भी केमिकल्स हों, चूंकि उनका काम पैगाम को ट्रांसमिट करना है, नर्व को ट्रांसमिट करना है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट करना है। अपने उस काम की वजह से, अपनी इस खासियत की वजह से उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो, हम एग्जांपल लेना चाहते हैं एसिटाइलकोलिन की, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्सॉन की एंडिंग में पैदा होता है। और लगभग ये एसिटाइलकोलिन जो है जो यहां पे पैदा हो रहे हैं, इस रीजन में जो पैदा हो रहे हैं, उनकी तादाद 3 लाख तक है। कितनी है? 3 लाख तक तादाद है। किन की? न्यूरोट्रांसमीटर्स में हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं? एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल ले रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो यहां पे इस एक्सॉन में जितनी तादाद में पैदा होता है वो 3 लाख के लगभग तादाद है। इस किसकी? न्यूरोट्रांसमीटर की, जो कि पैगाम ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व है। अब ये 3 लाख के गिर्द राउंड अबाउट ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा हो रहे हैं। अब ये 3 लाख के करीब न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा हो रहे हैं, ये यहां पे पैदा होंगे और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे कुछ वेसिकल्स के अंदर। इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ वेसिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और वो वेसिकल जो अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एसिटाइलकोलिन को रखती है, वो वेसिकल क्या कहलाती है? न्यूरोवेसिकल कहलाती है। और वही वेसिकल जब अपना मटेरियल सिनेप्सिस के थ्रू रिलीज करती है,
इसीलिए उसे साइनेप्टिक वेसिकल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल है, न्यूरो वेसिकल है, या फिर वो चूंकि अपना मैसेज साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करवाती है अपने उन केमिकल्स के थ्रू, अपने मैसेंजर्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, चूंकि वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देती है, इसी वजह की बुनियाद पर उन्हीं न्यूरो वेसिकल्स को, उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को साइनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। और 3 लाख के करीब जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको कवर अप करने के लिए राउंड अबाउट 1 to 5 जो है वो वेसिकल्स तरतीब दी जाती है। कितनी? 125 वेसिकल्स बनती हैं एक्सॉन की एंडिंग में, जिनमें लगभग 3 लाख एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो समाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक वेसिकल में कितने न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो समा सकते हैं, कितने न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो समा सकते हैं। अब पहली बात तो ये है कि इतने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने की वजह क्या थी, और इतने न्यूरोट्रांसमीटर, क्या इतनी ज्यादा तादाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए तभी जाके मसल की एक्साइटेशन होती है? कम न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मसल की एक्साइटेशन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, इससे कम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी करवा सकते हैं। मगर यहां पे क्या चीज है जो अफेक्ट कर रही है, वो है वो क्या अफेक्ट कर रही है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कम तादाद में मसल फाइबर की मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करेंगे तो वो उतना स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे जितना स्टिमुलस चाहिए अगले मसल की फाइबर को एक्साइट करने के लिए। उसी एक्साइटेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की तादाद अगर मुकर्ररा तादाद से कम होगी तो वो अपने मखसूस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। वो जो है वो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे और मसल्स जो है वो एक्साइटमेंट नहीं शो करेगा, एक्साइटेशन शो नहीं करेगा, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, मगर 3 लाख जो एसिटाइलकोलिन है वो सारा इस्तेमाल नहीं होता उस मसल की एक्साइटेशन के लिए। उस मसल की एक्साइटेशन के लिए जो 3 लाख के करीब हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे अगर ये सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होता तो जो बाकी बच जाते हैं, क्या जो बाकी बच जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइलकोलिन है, क्या वो उस मसल फाइबर में जो पहले एक्साइटेशन शो कर चुकी है उसमें री एक्साइटेशन शो करेगा, उसी पैगाम को दोबारा भेजेगा, वही पैगाम जो पहले भेजा जा चुका है उसको दोबारा भेजेगा, उसकी री एक्साइटेशन शो करेगा? तो मुझे लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा? वही मसल फाइबर, वही मेम्ब्रेन जो एक तरह के पैगाम को रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, जो एक तरह के मैसेज ने, एक तरह की जो है वो नर्व ने क्या कर दिया, उनके अंदर एक एक्साइटेशन शो कर दी है और वो उसको रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं और स्टिमुलस भी उस एक्यूरेट मिकदार में है जो उसको जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है और उसको बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहा है मसल। तो फिर क्या, फिर दोबारा वही मैसेज पहुंचाया जाएगा, फिर रीएक्साइटेशन करवाई जाएगी उन एसिटाइलकोलिन के थ्रू, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला।
जो बाकी बच जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो एसिटाइलकोलिन बाकी बच जाएंगे, जो इजाफी होंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनको तबाह कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा भाई? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कौन है जो उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है? जहां पे ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, उसी वक्त यहां पे कुछ और प्रोटीन्स भी रिलीज होते हैं। कुछ और जो है वो प्रोटीन्स भी रिलीज होते हैं। वो जो प्रोटीन कुछ और रिलीज होते हैं यहां से, उन प्रोटीन का नाम क्या है? एसिटाइल, क्या है? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये एंजाइम्स हैं, और आप जानते हैं कि एंजाइम या तो अपने फंक्शन की वजह से पहचाने जाते हैं, उनको नाम उनके फंक्शन की वजह से दिया जाता है, या फिर एंजाइम को नाम उनके सबस्ट्रेट की वजह से दिया जाता है। और वो प्रोटीन, वो एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन पे एक्ट कर रहा है, वो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज कहलाता है। और ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम क्या करेंगे? वो जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं एसिटाइलकोलिन, उनको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एसिटाइल जो है कोलिन, जो है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहां पे मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रियाज पड़े हुए हैं प्री सिनेप्टिक की तरफ भी, पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ भी। ये जो एंजाइम बन रहे हैं उनके लिए एटीपी एनर्जी जो चाहिए, बाकी सिनेप्सिस के लिए जो एटीपी एनर्जी चाहिए वो इन्हीं के थ्रू मिल रही है। इनके क्रेब्स साइकिल की वजह से एटीपी पैदा हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी पैदा कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया पैदा कर रहे हैं। तो फिर एक बात आप लोगों को भी समझ आनी चाहिए, मैं भी ये कहने की जानिब हक बजाने होऊंगा क्या कि यहां पे सिर्फ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज प्रोटीन्स नहीं मौजूद, यहां पे और प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। और वो प्रोटीन क्या हैं? एटीपीएज एंजाइम्स हैं जो एटीपी की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व हैं। मतलब इस हिस्सा में सिर्फ एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं पैदा होते, यहां पे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज भी पैदा होता है, एटीपीएज भी पैदा होते हैं। एटीपी की जनरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। अब इनको, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाने का सबब कौन बनता है और ये कहां से रिलीज होते हैं? इस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के किस पोर्शन से रिलीज होते हैं? अब यहां पे कुछ पड़े हुए हैं प्रोटीन्स का, पड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका? इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? डेंस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? डेंस बार कहा जाता है। जहां पे ये डेंस बार पड़े हैं उसके नियर अबाउट एक्सोसाइटोसिस होती है। मेम्ब्रेन का बाहर की तरफ मटेरियल रिलीज करना, अंदर से बाहर की जानिब रिलीज करना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अब होता क्या है कि वो वेजिकल, वो सिनेप्टिक वेजिकल, वो न्यूरोवेजिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आती है, एंड प्लेट की तरफ आती है, उसके साथ अटैच होती है। अटैच होने के बाद, जैसे मैंने शो करवाया है, अटैच होने के बाद वो उसको फोल्ड करके मटेरियल को बाहर की जानिब फेंकती है। और मटेरियल उसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है, उनको बाहर की जानिब निकालती है।
लेकिन ये इनको कौन बताता है कि अभी भेजो? पहले इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एंड प्लेट है, इस पोर्शन में अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा होता है। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तब्दील किया जाता है एक्शन पोटेंशियल में, उसमें कि उसकी डीपोलराइजेशन की जाती है। मगर वो डीपोलराइजेशन करने का सबब कौन बनता है? उसकी डीपोलराइजेशन करने का सबब कैल्शियम के आयंस बनते हैं। वो कैल्शियम के आयंस जो यहां पे पड़े हुए हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़े हुए हैं, वो अंदर की जानिब यहां से, ये मैंने कैल्शियम चैनल्स शो किए हैं, ये जो मैंने शो किए हैं रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये मैंने क्या बताना चाहता हूं कि ये कैल्शियम चैनल्स हैं। ये क्या है? कैल्शियम चैनल्स हैं जो ओपन होंगे, और इनको ओपन करवाने का सबब कौन है कि जैसे कैल्शियम अटैच होगा उसकी जो है वो नतीजतन क्या होगा कि अंदर की जान एक तो डेंस बार पड़े, इनके साथ प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी इनको ओपन कराने में मदद देती हैं। दूसरा यहाँ पे साइक्लिक एक्टिविटी होती है एटीपी की, तो वो इसको चैनल्स को ओपन करवाती हैं। जैसे चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम जो है वो अंदर की जानिब इन्फ्लक्स करता है, कैल्शियम के आयंस अंदर की जानिब करते हैं। और आप जानते हैं कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला कैटाइन है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बनी मेटल से हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने का रुझान रखती हैं। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन है, कैल्शियम का बना है, इलेक्ट्रॉन दे के ये पॉजिटिव चार्ज में बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कैल्शियम चैनल जैसे ओपन होते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स करता है। जैसे अंदर की जानिब कैल्शियम मूव हुआ तो अंदर की जानिब जो मौजूद यहां पे जो नेगेटिव पोटेंशियल था विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव पोटेंशियल। I said that the influx movement of calcium ions through calcium channels, just like here I have showed there 4 calcium channels. The influx movement of calcium ions from synaptic cleft to inside the axon across the presynaptic membrane across the end plate of axon. The movement of calcium ions increase the concentration of calcium ions inside the presynaptic membrane. The increase in the number of calcium ions will increase the potential from minus to positive potential. It creates the depolarization across the end plate membrane of the axon. Increase the depolarization and will create the positive potential to inside of the axon and will diminish the negative potential across the membrane. This change of potential will create the positive effect, and in response to this change of potential, the synaptic vesicle or neurovesicle will comes near to the presynaptic membrane. Comes near to presynaptic membrane and then will attach to presynaptic membrane and show the exocytosis of the membrane and release the neurotransmitter acetylcholine as a neurotransmitter release into synaptic cleft, and the release of neurotransmitter into the synaptic cleft. Then another one. That's the job of neurotransmitter. Here, the job of presynaptic membrane is done, but the start of neurotransmitter job is into synaptic cleft. Neurotransmitter will be released into synaptic cleft and show their attachment to the muscle fiber. But here we can see that into the muscle fiber there are synaptic through, just like here.
You can see that. Now I want to make it, draw it. You can see that this is synaptic through. In the synaptic through, the proteins are present. 5 proteins are present. In the 5 proteins, 2 are alpha proteins, 2 alpha proteins, 1 beta protein, 1 delta protein, 1 gamma protein. 5 proteins are present into the synaptic tube, but the acetylcholine show its attachment with 2 alpha proteins. Acetylcholine shows its attachment in the synaptic tube with 2 alpha proteins. वो अपनी अटैचमेंट जो है 2 अल्फा प्रोटीन्स के साथ शो करता है। कौन? एसिटाइलकोलिन करता है। अब एसिटाइलकोलिन यहां पे अटैचमेंट करेगा, इसके नतीजा में यहां पे एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स पड़े हुए हैं। ये जो पड़े हुए हैं ये रिसेप्टर जो है एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल हैं। इनका डायमीटर जो है वो 0.60 नैनोमीटर है और ये डायमीटर 0.60 जो नैनोमीटर डायमीटर है ये दूसरे चैनल्स के निस्बत जो है वो क्या है, ज्यादा है। और चूंकि इस बड़ा डायमीटर है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 2 आयंस की तादाद ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस की, वो या फिर यहाँ पे सोडियम आयंस हो सकते हैं या फिर यहां पे पोटेशियम आयंस हो सकते हैं। और इन सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो मूवमेंट है इनसाइड वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे उनकी मूवमेंट इनसाइड बढ़ जाएगी तो नतीजतन क्या होगा कि अंदर की जाने पोटेंशियल चेंज होगा। अब अंदर की जाने जो पोटेंशियल है वो पहले लगभग -80 था या फिर -90 मिलीवोल्ट था, वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो है वो चेंज होगा जब इनफ्लक्स मूवमेंट होगी सोडियम आयंस की और पोटेशियम आयंस की। क्या होगी? सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की जो है वो इनसाइड मूवमेंट होगी। अब चूंकि सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस इनसाइड मूव कर रहे हैं, इसकी वजूहात 2 हो सकती हैं। एक तो ये अंदर की जाने पोटेंशियल क्रिएट होने का वजूहात क्या हो सकती है कि सोडियम और पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, इसलिए उनकी मूवमेंट ज्यादा है और उनकी मूवमेंट की वजह से, इनफ्लक्स मूवमेंट की वजह से क्या है, पोटेंशियल पॉजिटिव में जनरेट होता है और सिर्फ उनकी अंदर इनसाइड मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, बल्कि क्या होता है जो अंदर पड़े हुए नेगेटिव आयंस हैं उनकी वजह से, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव आयंस पड़े होंगे और अंदर की जाने नेगेटिव आयंस पड़े होंगे, जैसे वो बाहर जाना चाहते होंगे, समझा रही, वो जैसे मूव करना चाहते होंगे तो यू कैन से दैट इन द सिमिलर चार्जेस द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर सीन देयर। इन सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा नजर आती हैं, वो बहुत ज्यादा नजर आती हैं। और जब वो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा नजर आती हैं और उन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वजह से वो उनको रिपेल करता है और एज अ रिस्पॉन्स क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी अंदर नहीं बढ़ पाते हैं और रिस्पॉन्स के तौर पे क्या होता है कि इनसाइड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। और ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल उस
पैगाम के लिए है, जो पैगाम न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके आए थे, और मसल एक्साइटमेंट शो करता है, एक्साइटेशन शो करता है, और मसल इसके रिस्पॉन्स में वर्क करता है, और जो बाकी एसिटाइलकोलिन बच जाते हैं, जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स बच जाते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो बाकी बच गए हैं उनको एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और उनको जैसे वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ताकि वो क्या हो कि वो जो बाकी बचे का जो मसल्स जो एसिटाइलकोलिन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो उसी नर्व इंपल्स को रीजनरेट ना करें, उसी जो है वो पैगाम की वजह से मसल्स के अंदर जो है वो रीएक्साइटमेंट जो है, रीएक्साइटेशन जो है वो शो ना करें। तो इस वजह की बुनियाद पर क्या है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इनकी इतनी तादाद ज्यादा रखी इसलिए जाती है ताकि कि क्या हो कि वो मसल्स का जो स्टिमुलस है वो क्या करें, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को जो है वो कम ना किया जा सके। बाहर ये यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनके थ्रू जो पैगाम ट्रेवल कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पैगाम ट्रेवल कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के मुताबिक बोला कि किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर अपने पैगाम को ट्रेवल करते हैं, उसमें एग्जांपल मैंने एसिटाइलकोलिन को ले लिया क्योंकि ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। और यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को है वो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।